ऑसम। तो गाइस, हम सभी की इन्वेस्टमेंट करने की तो ख्वाहिश रहती है और आजकल सोशल मीडिया पे अलग अलग लोगों से सुन सुन के इन्वेस्टमेंट करने की चुल सी मची हुई है। हम सबकी ख्वाहिश होती है कि एक टाइम के बाद जो हमारा पैसा है वो हमारे लिए काम करे, हम पैसे के लिए काम ना करें। तो ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए हम जगह जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है हमसे, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हम मिस कर देते हैं। तो वही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं 10 आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। उस रूल को अगर आप फॉलो करते हो तो आप अपनी लाइफ में, आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में बड़ा अच्छा कर पाओगे। और जो आपकी पैसा लगाने के बाद कहीं पे जो रातों की नींद आपकी गायब हो जाती है ना, वो रातों की नींद आपकी गायब नहीं होगी, चैन की नींद आप सो पाएंगे। एंड बिना टाइम गवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं पहले रूल के साथ। तो सबसे पहले, जब भी आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करो, इस वीडियो में ये नहीं बताने वाला यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो वहां पे इन्वेस्टमेंट करो। सबसे पहली चीज, आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैं इन्वेस्टमेंट कर किस लिए रहा हूँ, मेरा पर्पस क्या है इन्वेस्टमेंट करने का। जब आपका गोल आपको क्लियर होगा ना कि मेरा इस गोल के लिए मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तब आप लॉन्ग टर्म तक उस इन्वेस्टमेंट के साथ बने रहेंगे। सपोज कीजिए आप अपनी शादी के लिए मैं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं, कोई आपको गाड़ी लेनी है, घर लेना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, बच्चों की शादी के लिए कर रहे हैं, कुछ भी आपका एक गोल आपके पास क्लियर होना चाहिए, ताकि उस गोल से पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ छेड़छाड़ ना करो। ये है बस। दूसरा चीज, आपको हमेशा अपना इमरजेंसी फंड जो है वो मैनेज करके चलना है। देखिए, इमरजेंसी जो है ना वो बताकर कभी भी नहीं आती, एकदम से कुछ भी हो सकता है। सपोज कीजिए किसे पता था कि कल से ही लॉकडाउन लग जाएगा और हमें 6 महीने तक, 8 महीने तक घर पे बैठना पड़ेगा, किसी को नहीं पता था ना। लेकिन कोरोना के आने के तुरंत बाद ही हमारा लॉकडाउन हो गया और हम सभी लोग घर पे बैठ गए। तो उन केस में कई सारे लोगों की जॉब गई, कई सारे लोग अपनी जॉबलेस हो गए। तो वहां पर अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं था तो आपको पता होगा कि आपने कितनी मुश्किल से उस टाइम पे सरवाइव किया। लेकिन अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो अगर कल को आपकी जॉब चली जाती है, किसी कारण से आप बीमार हो जाते हो, कोई आपका रोड एक्सीडेंट के कारण आप बेड पकड़ लेते हो, अगले 6 महीने 12 महीने तक आप कुछ नहीं कर पाते हो, तो वो इमरजेंसी फंड आपको बचाए रखेगा। अब ये इमरजेंसी फंड बनाएंगे कैसे? तो देखो, आपकी जो भी मंथली एक्सपेंसेस हैं, घर के आपके जो भी खर्चे हैं, चाहे वो EMI हो सकती है, बच्चों की फीस हो सकती है, घर की ग्रोसरीज हो सकती हैं, सब कुछ आपका जो भी एक एक्यूरेट खर्च है, आपका एक्सपेंस है महीने का, उसको आपको काउंट करना है। मान लेते हैं कि आपका जो मंथली एक्सपेंस है वो 30,000 रुपए की, 30,000 रुपए आपको घर के खर्चे चाहिए ही होंगे। अब गाइज, आपको 30,000 को मल्टीप्लाई करना है 6 से। मल्टीप्लाई आप जब 6 से करोगे तो 1,80,000 रुपए बनेंगे, यानी कि ये 1,80,000 रुपए आपके पास 6 महीने की सेविंग्स होनी चाहिए। इसको आप लिक्विडिटी फंड में डाल सकते हो, FD करा सकते हो, बैंक में रख सकते हो, कहीं पे भी रख सकते हो। उस जगह पे जब आपको जरूरत हो, इमरजेंसी आए, तब आप इसको आप निकाल कर खर्च कर सकें। तीसरी चीज आपको ये करनी है कि आज ही अपनी फैमिली का और अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस बना लेना है। एक अच्छा सा, देखिए, अगर आप कंबाइंड हेल्थ इंश्योरेंस बनाते तो वो सस्ता बनेगा। और अगर आपकी फैमिली में कोई एजेड पर्सन है, लाइक आपके मम्मी पापा जो एज हो चुकी है 50 से अबव, तो उन लोगों का आप सेपरेट बना सकते हैं, क्योंकि उन लोगों का थोड़ा सा महंगा पड़ता है। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा कि फलाना कंपनी के पास आप हेल्थ इंश्योरेंस बना जाके, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होनी चाहिए। एक मिडिल क्लास की ना पूरी की पूरी कमाई हिल जाती है जब कोई बंदा हॉस्पिटलाइज होता है, उसकी फैमिली का। एंड जो लोग ऑलरेडी इस फेज से गुजर चुके हैं तो उनको मेरी बात बखूबी समझ में आ रही होगी। और अगर आप नहीं गुजरे हैं तो मेरी तो यही आशा है ऊपर वाले से कि कभी आपको ऐसा दिन ना दिखाए। लेकिन कभी भी अगर आपको मेडिकल इमरजेंसी पड़ती है तो आपका जो पूरा अकाउंट है वो तो खाली होने ही वाला है, और साथ के साथ आपकी जो सेविंग्स है, जो आपकी मतलब आपके पास एसेट्स है ना, वो भी हिल जाएगी। तो इसलिए आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होना ही चाहिए ताकि इमरजेंसी में आपको हेल्थ रिकवरी मिल पाए। चौथी चीज, आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। देखिए, हमारी लाइफ का कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी को नहीं पता। आज मैं वीडियो बना रहा हूं, कल को मेरी वीडियो ना आए, मुझे कुछ हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ऐसा मेरे साथ क्या, किसी के साथ भी हो सकता है। तो उस केस में आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, आपके पास एक लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, ताकि आपके जाने के बाद आपका जो नॉमिनी होगा उसको आपके जाने के बाद कुछ फंड मिलते रहे, ताकि उनकी हेल्प होती रहे। अगेन देखिए, ये सब चीजें ना इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको प्रिपेयर कर लेनी है। ऐसा नहीं है कि आपके पास ये चीजें हैं नहीं, आपने इमरजेंसी फंड बनाया ही नहीं और आप चले गए हैं स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उस केस में रिस्की हो जाता है। आपको इमरजेंसी फंड मेंटेन करना ही पड़ेगा। हम बात कर रहे थे हेल्थ इंश्योरेंस की, कि हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेना पड़ेगा। लाइफ का कोई भी भरोसा नहीं है। अगेन, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, किसी का प्रमोशन नहीं करूंगा। आप रिसर्च करो,
देखो कि कौन से हेल्थ इंश्योरेंस है मार्केट में। कुछ हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो 12 गुना देते हैं रिकवरी पे, कुछ हेल्थ इंश्योरेंस जो है 15-20, इस तरह से कुछ भी दे सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली देखो कि आपकी इनकम पे कितना मिल सकता है। ठीक है, मैंने जो बताया आपको जर्नली 16 गुना या फिर 20 गुना मिलता है। तो आप अपने रिसर्च करो, उसके बाद ही कहीं पे कोई भी इंश्योरेंस या पॉलिसी खरीदो। पांचवी चीज, जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो तो आप अपना पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाई करके बनाओ। हम वो एक कहावत है ना कि अपने सभी अंडे एक ही बास्केट में मत रखो। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ऐसा नहीं है किसी एक ही एसेट्स में डाल देना, किसी स्टॉक्स में ही डाल देना, किसी म्यूचुअल फंड में ही डाल देना, ऐसा नहीं है। उसको आप अलग अलग जगह पे डालो। डाइवर्सिफाई का मतलब ये है कि मैंने अपने सभी अंडे एक टोकरी में न रखकर अलग अलग जगह पे रखे। सपोज कीजिए कि आपने 1 लाख रुपए लेकर आए, ठीक है, तो 1 लाख में से कुछ हिस्सा आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दो, कुछ हिस्सा आप स्टॉक्स में कर दो, कुछ हिस्सा आप बॉन्ड्स में करो, कुछ हिस्सा आप म्यूचुअल फंड में भी करो, और रियल एस्टेट में भी आप डेफिनेटली कर सकते हो इन्वेस्टमेंट, ताकि अगर एक इन्वेस्टमेंट कहीं पे कुछ गलत हो जाए, आपको नुकसान हो जाए, तो दूसरी इन्वेस्टमेंट उसकी रिकवरी दे दे। छठी चीज, आपको आपके पास जो भी पैसा है ना, एक ही बार में आपको सारा पैसा नहीं मार्केट में लगा देना, सारा पैसा आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट मत कर देना। एक ही बार में आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करो। छोटी छोटी जब आप शुरुआत करोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि यहां पर मैंने ये गलतियां की थी, अब मुझे ये गलतियां नहीं करनी है। और सबसे अच्छी बात है, छोटी इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास बहुत सारी, आपके पास एसेट्स नहीं भी होगी ना, तो भी आप आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं है। आजकल तो म्यूचुअल फंड में 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है। एक बुक है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन सिटी, उस बुक में बताया गया है कि आप जितना भी कमाते हो उसका 10% हिस्सा आपको इन्वेस्टमेंट करना है। 10 हिस्सा यानी कि मान लो अगर आपने 1000 रुपए कमाया, ठीक है, 10,000 रुपए कमाया, तो उसका 1000 रुपए आपका 10% निकलता है। उस 1000 रुपए को आपको इन्वेस्टमेंट करना ही करना है। लेकिन ज्यादातर घरों में उल्टा होता है, सैलरी है 10,000, खर्चे हैं 20,000। तो इस केस से आपको बचना होगा। देखो, वेल्थ क्रिएट जो लोग कर रहे हैं ना, या जो लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं, वो लोग इसलिए अमीर नहीं है कि बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, बल्कि इसलिए अमीर है कि उनके खर्चे बहुत कम है। ठीक है, सपोज करो आप 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हो और उसमें से खर्चा ही आप 9 लाख रुपए कर दे रहे हो, तो उस केस में आप गरीब हो। लेकिन सपोज कीजिए कि आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो और आपके खर्चे सिर्फ 20,000 रुपए, तो उस केस में आप बहुत ज्यादा अमीर हो। तो आई होप मैंने जो चीजें बताई वो आपको क्लियर हो गई होंगी। हम चलते हैं 7वें पॉइंट के ऊपर। कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उस इन्वेस्टमेंट के बारे में, रिस्क जो है उसके बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अवेयर रहना है कि कौन सा रिस्क हो सकता है, क्योंकि काफी लोग ना मजे मजे में आके स्टॉक्स में ही घुस जाते हैं। तो वहां पर रिस्क जब होता है बहुत ज्यादा, किसी ऐसे स्टॉक्स में आपने पैसा डाल दिया जो अगले ही परसेंट 90% गिर गया, 50% गिर गया, तो रिस्क हर इन्वेस्टमेंट में होता है। यह है कि कहीं पर ज्यादा होता है, कहीं पर कम होता है, तो उसके बारे में आपको जान लेना है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। 8वीं चीज, कभी भी आपको टिप और एडवाइस के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। देखो, हर कोई, जो भी बंदा टिप दे रहा है ना, उसका कोई अपना एजेंडा हो सकता है। कोई वो खुद ही पैसे कमाने के लिए आपको टिप दे रहा है। पेड टिप तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, और फ्री की टिप भी अगर आप ले रहे हो तो अच्छे से उसकी रिसर्च कर लो, उसके बाद ही पैसे इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि हर एडवाइस आपको प्रॉफिट ही कमा के दे ये जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। 9वीं चीज, कभी भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको लोन नहीं लेना है, किसी से उधारी मांगकर कहीं पर पैसा नहीं लगाना है। इस केस में अगर आपका पोर्टफोलियो जो है वो माइनस में चला गया तो आप भारी कर्जे में डूब जाओगे, फिर आपको सुसाइड करने का मन करेगा। तो इसीलिए कभी भी कर्जा लेकर पैसे कहीं पर ना लगाएं। एंड गाइस, लास्ट का जो रूल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कहीं पर भी पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है ना, वो इन्फ्लेशन के रेट से ज्यादा होना चाहिए हमेशा। सपोज करो आपने एक ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट किया जहां पर इन्फ्लेशन रेट से ही कम आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। आपका इन्फ्लेशन जो है वो 5% है और आपको इंटरेस्ट 3% मिल रहा है। उस केस में आपको अपने पैसे अपने पास में ही रखने चाहिए, ताकि इन्फ्लेशन से बचेगा तो नहीं, फिर भी अगर पास में भी रखोगे तो भी नहीं बचेगा। देखो, इन्फ्लेशन जो है ना, वो एक दीमक की तरह होता है। वो जिस तरह से एक दीमक लकड़ी को खा जाता है ना अंदर से, वैसे ही आपका जो इन्फ्लेशन है वो आपकी पैसे की वैल्यू को खाता जाता है। दीमक की तरह दिन पर दिन उसको कमजोर करता जाता है। तो इस इन्फ्लेशन से बचने के लिए एक आपको अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करना है, रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करो, ताकि आपको इन्फ्लेशन का जो रेट है ना उससे 2 गुना 3 गुना रिटर्न आपको देखने को मिले। वेल गाइस, सारी चीजें तो मैंने बता दी है, लेकिन अगर अभी तक आपने इसको नोट नहीं किया है, लिखा नहीं है, तो ये सुनने का कोई फायदा नहीं है। तो पेन पेपर लो और इन्वेस्टमेंट आज, अगर आपके पास पैसे नहीं तो कल होंगे, परसों होंगे,
तब आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, एंड याद तभी होगा जब आप इसको कहीं पे नोट कर लोगे। तो वीडियो को रिपीट करो और जो जो चीजें मैंने बताई है उसको पेन पेपर लेकर नोट कर लो अपनी डायरी पे, और इसको कभी भी ब्रेक मत करना, इसको हमेशा फॉलो करना। अगर आज आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो इमरजेंसी फंड का आप जुगाड़ करो, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो मेडिकल इंश्योरेंस की आप जुगाड़ करो, टर्म इंश्योरेंस नहीं है तो टर्म इंश्योरेंस का जुगाड़ करो, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी पे घुसना। आई होप जो मैंने चीजें बताई हैं वो आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, और अगर नहीं हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आपको आपका जो भी डाउट है ना, सारी चीज मैं आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देकर क्लियर कर दूंगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।